अब दिल्ली सल्तनत में नगरीकरण के विषय में पढ़ेंगे। जैसा आपको पता है कि भारत में प्रथम नगरीकरण का जो काल था वो हड़प्पा सभ्यता का काल था। 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1800 ईसा पूर्व तक जो अभी तक माना जाता है हड़प्पा सभ्यता का विकसित काल, उस काल में भारत में सबसे पहले नगरों का विकास हुआ था। तो भारत में प्रथम नगरीकरण का जो काल था वो हड़प्पा सभ्यता का था। उसके बाद भारत में द्वितीय नगरीकरण का जो काल आया, जब दूसरी बार भारत में बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ, वो था आपके महाजनपद काल। महाजनपद काल प्राचीन भारत में 600 ईसा पूर्व से लेकर के 200-300 ईसा पूर्व तक का ये महाजनपद काल माना जाता है, जिसमें आपके मौर्य काल और उसके बाद का भी सातवाहन और कुषाण काल तक। तो महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व से शुरू होता है और शुरू होने के समय, इस महाजनपद काल के आरंभ होने का जो समय है वो 600 ईसा पूर्व माना जाता है। उस समय भारत में 16 बड़े बड़े महाजनपद बने और ये 16 बड़े बड़े महाजनपद बड़े बड़े नगर थे। तो महाजनपद काल भारत में द्वितीय नगरीकरण का काल था। 600 ईसा पूर्व से लेकर के 322 ईसा पूर्व तक इस टाइम पीरियड को हम एक्यूरेटली मान सकते हैं। उसके बाद मौर्य काल में भी नगर थे, फिर शुंग, सातवाहन और कुषाण काल में भी नगर थे। फिर भारत में पुनः गांवों का काल आ गया। भारत में फिर बड़े नगरों का विकास हुआ सल्तनत काल में, तुर्क शासन की सत्ता के दौरान। इतिहासकार हुए हैं मोहम्मद हबीब। वो भारत में तुर्कों के आक्रमण को एक नगरीय क्रांति के रूप में परिभाषित करते हैं। मोहम्मद हबीब भारत में तुर्कों के आक्रमण को एक नगरीय क्रांति के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ये इतिहासकार का नाम आपको ध्यान रखना है, मोहम्मद हबीब। ये कहते हैं कि भारत में जब तुर्कों के आक्रमण हुए और तुर्क सत्ता की स्थापना हुई, तो भारत में फिर से बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ और भारत में ये तीसरी नगरीय क्रांति थी। प्रथम नगरीय क्रांति हड़प्पा सभ्यता के समय विकसित हुई, आरंभ हुई थी। द्वितीय नगरीय क्रांति महाजनपद काल में हुई और तृतीय नगरीय क्रांति सल्तनत काल में जब तुर्क सत्ता की स्थापना हो गई, तो भारत में बड़े बड़े नगरों का बड़े पैमाने पर निर्माण हुआ, विकास हुआ। तो मोहम्मद हबीब भारत में तुर्कों के आक्रमण को नगरीय क्रांति के रूप में देखते हैं। वास्तव में हम देखें तो ये नगरीकरण का जो ये दौर था, ये सिंध में जब अरबों का प्रवेश हुआ उसी वक्त से ये शुरू हो जाता है। 711-12 ईस्वी में सिंध पर अरबों का आक्रमण हुआ था और अरबों ने मुल्तान एवं मंसूरा में मुस्लिम बस्तियां स्थापित की थी। और मुल्तान एवं मंसूरा में जब उन्होंने ये बस्तियां स्थापित की, तो मंसूरा नगर में उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। तो इस प्रकार मंसूरा नगर सिंध में अरबों की राजधानी बन गया। ये एक नगर था। अरबों ने जब सिंध में अपनी सत्ता स्थापित कर ली, लेकिन उनको गुर्जर प्रतिहार शासकों का डर रहता था, उनके प्रतिरोध का उनको निरंतर सामना करना पड़ा था। इस कारण अरबों की जो प्रभु सत्ता थी वो सिंध प्रदेश से बाहर आगे भारत में नहीं बढ़ पाई, गुर्जर प्रतिहारों की प्रतिरोधक शक्ति के कारण। तो इन अरबों ने स्वयं को प्रतिहारों के आक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए अल माफूजा नगर की स्थापना की, एक नया नगर और बसाया। तो पहले तो उन्होंने सिंध जैसे ही जीता, मुल्तान और मंसूरा नगर स्थापित किए और मंसूरा नगर को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। बाद में
गुर्जर प्रतिहारों के आक्रमण से अपनी रक्षा करने के लिए उन्होंने अल माफूजा नामक एक नगर की और स्थापना की। तो इस प्रकार भारत में नगरों के बसाने का जो काम था वो सिंध में अरबों के प्रवेश के वक्त ही शुरू हो चुका था, लेकिन भारत में तृतीय नगरीकरण की जो वास्तविक पृष्ठभूमि है वो अरबों के बजाय बाद में आने वाले तुर्कों के समय से ही शुरू होती है। तुर्कों का आक्रमण जब भारत पर हुआ और तुर्क प्रभुसत्ता की स्थापना हुई, उसके बाद ही भारत में विशाल पैमाने पर बड़े बड़े नगर बनाए गए। तुर्कों के आक्रमण में हम देखें तो मोहम्मद गोरी ने तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराकर भारत में तुर्क प्रभुसत्ता की स्थापना कर दी, और मोहम्मद गोरी को भारत में ज़्यादा ठहरने का वक्त नहीं मिला। उसका जो उत्तराधिकारी, उसका जो भारतीय प्रदेशों का उत्तराधिकारी बनाया गया था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठा और भारत में तुर्क प्रभुसत्ता की हम सही ढंग में शुरुआत देखते हैं, और दिल्ली सल्तनत की स्थापना भी 1206 से ही मानी जाती है। लेकिन दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए तो हम इल्तुतमिश को मानते हैं, जिसने 1211 से लेकर के 1236 ईस्वी तक शासन किया। और ये जो तुर्क प्रभुसत्ता थी ये शुरू में मामलुक वंश का शासनकाल रहा 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक। उसके बाद खिलजी आए, उसके बाद में खिलजियों के बाद में हमने ये महसूस किया कि हमने ये देखा कि खिलजियों के बाद में आपके सैयद वंश आए, तुगलक आए खिलजियों के बाद में, और तुगलक के बाद में सैयद और फिर लोदी वंश आया। तो तुर्कों की प्रभुसत्ता भारत में 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक अंतिम तुर्क सुल्तान इब्राहिम लोदी के समय तक रही। और वहीं से इस 320 वर्षों का जो कार्यकाल था, ये जो अवधि थी, समयावधि, इसी के दौरान भारत में तृतीय नगरीकरण की शुरुआत हुई। इन 320 वर्षों में भारत में तुर्क सत्ता के शासन के दौरान कई सारे नए नगर विकसित हुए। तो ये भारत में तृतीय नगरीकरण की वास्तविक पृष्ठभूमि का निर्माण तुर्कों के आगमन के साथ ही शुरू होता है। अब इन 320 वर्षों की अवधि में तुर्कों ने कौन कौन से नगर बसाए, तो प्रमुख नगरों को हम देखें तो तुर्कों ने एक तो कुव्वत उल इस्लाम नगर बसाया। ये दिल्ली ही था, दिल्ली के खंडहरों पर ही ये कुव्वत उल इस्लाम नगर बसाया गया। इसके अलावा दौलताबाद, जो मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी बनाई, उसको भी तुर्क शासन के दौरान उसकी भी स्थापना हुई। तो कुव्वत उल इस्लाम नगर जो दिल्ली ही था वो बसाया गया नए सिरे से। दौलताबाद नगर मोहम्मद बिन तुगलक ने बसाया। इब्न बतूता कहता है कि तुर्क शासन के दौरान अधिकतर शासकों की राजधानी दिल्ली ही रही। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से अपना शासन किया, लेकिन बाद में इल्तुतमिश और उसके उत्तराधिकारी और बाद के जितने भी तुर्क सुल्तान हुए उन्होंने दिल्ली से ही शासन किया। सिकंदर लोदी ने आगरा नगर जरूर बसाया था और आगरा को 1506 ईस्वी में अपनी राजधानी भी बनाया था। इब्न बतूता कहता है कि दिल्ली जो था वो तुर्क शासन के दौरान बड़ा महत्वपूर्ण शहर बन गया था, और इब्न बतूता दिल्ली को पूर्वी इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा शहर बताता है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है कि इब्न बतूता क्या कहता है कि दिल्ली जो है वो पूर्वी इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा शहर है। वो आगे लिखता है इब्न बतूता कि दौलताबाद भी आकार में बड़ा जरूर था, लेकिन वह दिल्ली का मुकाबला नहीं कर सकता है। दिल्ली दौलताबाद से भी काफ़ी बड़ा नगर है, ऐसा इब्न बतूता कहता है, और वो दिल्ली को पूर्वी इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा शहर बताता है। कौन? इब्न बतूता। इसके अलावा फिरोज़ तुगलक के शासनकाल में जो दरबारी इतिहासकार था शमशे शिराज अफीफ, उसने लिखा है कि फिरोज़ तुगलक ने भी अपने शासनकाल के दौरान कई नगर बसाए, जैसे फिरोज़ाबाद। फिरोज़ तुगलक ने कौन कौन से नगर बसाए? फिरोजाबाद, हिरनी खेरा, तुगलकपुर और सफदम, ये नगर उसके द्वारा बसाए गए।
फिरोज़ाबाद, हिरनीखेरा, तुगलकपुर और सपदम, ये नगर फिरोज़ तुगलक के द्वारा बसाए गए। और फिरोज़ तुगलक ने, शमशेर शिराज अफीफ कहता है कि 9 भवन भी बनाए जिनको कुश्क कहा जाता था। तारीख़ मुबारक शाही का जो लेखक था वो कहता है कि फिरोज़ तुगलक ने फिरोजपुर नगर बदायूं के बिउली गांव में 1385 ईस्वी में बसाया था, जिसे जनता ने आखिरिनपुर या अंतिम नगर कहा है। तो फिरोजपुर नगर 1385 ईस्वी में बसाया गया था बदायूं के पास में फिरोज तुगलक के द्वारा। प्रोफेसर लल्लन श्री गोपाल ने रिसर्च किया है और प्रोफेसर लल्लन श्री गोपाल की खोज में कहा गया है कि भारत में गरीबी का आरंभ मुसलमानों के आगमन से हुआ, कि मुस्लिम आक्रमणकारी जब यहाँ आ गए तो उसके साथ ही भारत में गरीबी आ गई। लेकिन ये तर्कसंगत नहीं माना जाता है, क्योंकि धन निष्क्रमण का सिद्धांत तो अंग्रेज़ों के आने के बाद हमें आधुनिक काल में देखने को मिलता है, और उस धन निष्कासन के कारण ही भारत गरीब बना था। तो भारत की गरीबी तुर्कों के आगमन से नहीं हुई, बल्कि अंग्रेज़ों के आगमन के बाद भारत गरीब बनने लगा था, ऐसा माना जाता है। प्रोफेसर के.एस. लाल कहते हैं कि सुल्तानों ने देश की आबादी में 1/3 की कमी ला दी थी। सुल्तानों के शासनकाल में देश की आबादी कितनी कम हो गई थी? 1/3 घट गई थी। सतीश चंद्र महोदय कहते हैं कि शहरों ने एक विशाल सामाजिक मथनी का कार्य किया। शहर जो थे एक सामाजिक मथनी का कार्य करते थे, ऐसा सतीश चंद्रा कहते हैं। कि विशाल सामाजिक मथनी कैसे थी? जिसके जरिए विभिन्न पृष्ठभूमियों और नस्लों के लोग, दास, कारीगर एवं अन्य लोगों ने साथ साथ रहना शुरू किया। अर्थात शहर जो नए नए बसने लगे उनमें भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों से, विभिन्न पृष्ठभूमियों से लोग आकर के रहने लगे। तो भारत की एक विशाल सामाजिक मथनी का कार्य भारतीय नगरों ने किया, जिसमें अलग अलग पृष्ठभूमियों और नस्लों के लोग आकर के शहरों में रहने लगे। दास और कारीगर और अन्य लोग शहरों में आकर के रहने लगे, साथ साथ रहने लगे। इस नगरीकरण के बड़े सामाजिक एवं आर्थिक परिणाम हमें दृष्टिगत होते हैं। मोहम्मद हबीब ने इसीलिए सल्तनत काल को भारत में तृतीय नगरीकरण का काल कहा है। मोहम्मद हबीब द्वारा जो ये नगरीय क्रांति और ग्रामीण क्रांति की जो अवधारणा बताई गई है, उसको इतिहासकार इरफान हबीब स्वीकार नहीं करते और उसे खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि सल्तनत ने किसी सामाजिक क्रांति को जन्म ही नहीं दिया। सल्तनत के शासन के दौरान 1206 से 1526 ईस्वी तक का जो ये 320 सालों का शासन था, इस शासन ने किसी भी सामाजिक क्रांति को जन्म नहीं दिया, बल्कि इसने तो क्या किया, इस सल्तनत के शासन ने खेतीहर लोगों के शोषण की नई प्रथा को पैदा किया, जिसके ऊपर एक परजीवी नगरीय परिवेश का विकास हुआ। इरफान हबीब कहते हैं कि गाँवों का शोषण हुआ, खेतीहर लोगों का शोषण हुआ, और उस खेतीहर लोगों के शोषण के ऊपर ही एक परजीवी नगरीय परिवेश विकसित हुआ। तो सल्तनत काल में जो भी नगर विकसित हुए वो सब खेतीहर लोगों के शोषण पर आधारित थे, या यूँ कहें कि ग्रामीण लोगों के शोषण पर ये आधारित थे ये सारे नगर। अतः इन नगरों को इरफान हबीब ने परजीवी नगरीय परिवेश का विकास हुआ है ऐसा कहा, कि ये नगर परजीवी थे, पैरासाइट्स थे जो गाँवों के शोषण पर निर्भर थे। और इसने राजनीतिक शक्ति को आर्थिक शक्ति से इस प्रकार से जोड़ दिया जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। तो मोहम्मद हबीब की इस नगरीय क्रांति की अवधारणा को इरफान हबीब खारिज कर देते हैं, और वो कहते हैं कि ये नगर जो थे ये तो खेतीहर लोगों के शोषण पर आधारित थे, और इन नगरों ने सल्तनत काल के दौरान जो शासन था सल्तनत का, उसने किसी सामाजिक क्रांति को जन्म नहीं दिया था, बल्कि ये सारे नगर गाँवों के
खेतीहर लोगों के शोषण पर आधारित थे और इस सारी व्यवस्था ने राजनीतिक शक्ति को आर्थिक शक्ति से ऐसा समन्वित किया जैसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। अर्थात राजनीतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति दोनों का एकीकरण हो गया। तो ये नगरीकरण की जो अवधारणा है, तुर्कों के आक्रमण के साथ भारत में तृतीय नगरीकरण आरंभ हुआ, ये अवधारणा इतिहासकार मोहम्मद हबीब की है। और इस अवधारणा को कौन खारिज करते हैं, कौन से इतिहासकार? इतिहासकार इरफान हबीब इसको खारिज कर देते हैं। तो यहाँ पर अपना ये नगरीकरण का टॉपिक कंप्लीट होता है। धन्यवाद।